नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आज द हिंदू पेपर का एनालिसिस। आज के पेपर में कुछ अच्छे आर्टिकल्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे और उससे प्रीलिम फैक्ट, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे कि प्रीलिम्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो दिवाली कैसी गई आपके लिए? आप सबकी दिवाली कैसी गई? होप अच्छा ही गया होगा। आप छठ पूजा की तैयारी कीजिए, ठीक है। पहले क्या डिस्कस करेंगे? लद्दाख टॉक्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 371। यहाँ पे आर्टिकल 371 को डिस्कस करेंगे। अलग अलग स्टेट्स को इन आर्टिकल 371 के अंदर जो बेनिफिट मिलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। केरला विल ऑफिशियली स्टेट फॉर फ्री ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा केरला का मैप भी थोड़ा देखेंगे, ठीक है। केरला में कौन कौन से जगह अच्छे इंपॉर्टेंस है, ठीक है, तो कहाँ कौन कौन से टेम्पल वगैरह आते हैं, रिवर्स वगैरह, ठीक है, वो भी डिस्कस कर लेंगे ताकि आपका केरला का मैप अच्छे से हो जाए, ठीक है। गवर्नमेंट प्रपोजेस मैंडेटरी लेबलिंग ऑफ AI जनरेटेड कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। आपको एक बार पता है रश्मिका मंदाना का एक क्लिप हुआ था, डीप फेक हुआ था वो, तो उसी के ऊपर अभी, हालांकि उस टॉपिक पे नहीं, लेकिन अभी ये कंसर्न बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, कि किसी का भी चेहरा लगा के कुछ भी बोल देना, समझे, वो भी देखेंगे। प्रेसिडेंट विजिट सबरीमला, ऑफर प्रेयर्स एट हिल टेम्पल, थोड़ा सबरीमला टेम्पल के बारे में जानेंगे। ओके, लॉर्ड अयप्पा के बारे में जानेंगे। ग्रेट ग्रीन वॉल, देखिए इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड अलग अलग जगह पे ग्रेट ग्रीन वॉल का इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, ठीक है। ये बेसिकली जो डेजर्टिफिकेशन है ना, डेजर्टिफिकेशन उसको काउंटर करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। ऑल ओवर वर्ल्ड आपको अफ्रीका में मिल जाएगा, सऊदी अरेबिया में मिल जाएगा, ठीक है, साहिल रीजन जो है ना अफ्रीका का, वहाँ पे मिल जाएगा देखने को। ओके, टैपिंग द शाइन, इसके बारे में बात करेंगे। द टेल विंड फ्रॉम लोअर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, ठीक है, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला डिस्कस करते हैं लद्दाख के ऊपर। तो बेसिकली देखिए, लद्दाख टॉक्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफर की प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 371। बेसिकली जो दो ग्रुप्स थे, ठीक है, कौन कौन से, लेह का और कारगिल का, कौन कौन से दो ग्रुप थे, लेह अपेक्स बॉडी एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। इन बॉडी का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ बात हुई, तो वहाँ पे देखिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है। तो क्योंकि देखिए यहाँ पे मैप है, हाँ ये रहा, ये वाला जो रीजन है ये बहुत ही क्रिटिकल ये रीजन है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि हम यहाँ पे 6 शेड्यूल का दे नहीं सकते। उन्होंने बोला उसके अलावा हम आपको आर्टिकल 371 में आपको स्टेटस देंगे, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने तो इन आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 2019 लद्दाख वाज कार्व आउट सेपरेट यूनियन टेरिटरी। लद्दाख को सेपरेट यूनियन टेरिटरी, क्योंकि पहले आप देखो तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूरा एक ही था, ठीक है, फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। वाइल दिस मूव वाज वेलकम बाय सम, मतलब सोनम वांगचुक ने भी वेलकम किया कि हाँ चलो 370 हट गया। अभी डिमांड करे कि हमें फिर से स्टेटहुड दो, फिर से डिमांड कर रहे हैं कि हमें फिर से स्टेटहुड दो, ठीक है। लोकल ग्रुप्स बिगैन डिमांडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट लद्दाख्स लैंड, जॉब एंड कल्चरल आइडेंटिटी, ठीक है। तो बेसिकली इसी चीज़ के लिए लद्दाख में जेनजी प्रोटेस्ट हो रहा था कि अब हमें स्टेटहुड वापस करो, ठीक है। सेंट्रल से प्रोटेस्ट करके डिमांड कर रहे थे कि हमें स्टेटहुड वापस करो, ताकि हम स्टेटहुड के प्लस 6 शेड्यूल भी हमें दो, ताकि हम यहाँ पे लोकल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, यहाँ पे जो लैंड है उसको प्रोटेक्ट कर सकें, ताकि बाहर के लोग यहाँ पे आके लैंड परचेस ना कर सकें, ये, ठीक है। तो ये सब पे किया। तो बेसिकली दो मेजर ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों ने, ओके, दिस ग्रुप जॉइंटली डिमांडेड स्टेटहुड फॉर लद्दाख, 6 शेड्यूल, सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर लद्दाख, जैसे हर एक स्टेट का होता है ना, JPSC झारखंड का, MPSC महाराष्ट्र का, MPPCS मध्य प्रदेश का, UPPCS उत्तर प्रदेश का, वैसे बोलते हैं हमें लद्दाख का भी चाहिए। जैसे जम्मू कश्मीर का भी सेपरेट है ये सिविल सर्विस कमीशन।
रिजर्वेशन ऑफ लैंड एंड जॉब फॉर लोकल, ये इनका डिमांड था। तो गवर्नमेंट ने बोला, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला कि एक काम करते हैं, हम आपको आर्टिकल 370 के तहत आपको यहाँ पे देते हैं। देखिए, तो ये है पूरा लद्दाख, पहले एक ही था। ओके, की डेवलपमेंट रिपोर्टिंग आर्टिकल, द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हेल्ड रेज्यूम टॉक विद द Ladakh and Kargil, suggested exploring provisions under Article 371 Constitution to protect Ladakh's interest. The article allows special provision for certain state. Certain state में जैसे नागालैंड आता है, मिजोरम आता है, असम आता है, आंध्र प्रदेश आता है, सिक्किम आता है, ठीक है, सिक्किम आता है, तो इनको दिया जाता है। महाराष्ट्र है, गुजरात भी है। ओके, कंसर्निंग द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, महाराष्ट्र तो वो इंडिया का सबसे रिचेस्ट स्टेट है, लेकिन क्यों दिया यार? महाराष्ट्र में मुंबई है रिचेस्ट, मतलब फाइनेंशियल कैपिटल, लेकिन ऑल ओवर जो महाराष्ट्र है, जैसे गढ़चिरौली वगैरह हो गया, ठीक है, और ये बहुत से जो डिस्ट्रिक्ट है वो उतने रिच नहीं है, तो उनके लिए इनको दिया गया है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 371 है क्या, इसके बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 371 अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एंड सब क्लॉसेस आर्टिकल 371 टू जे, ठीक है, प्रोवाइड्स स्पेशल राइट्स एंड ऑटोनॉमी टू सर्टेन इंडियन स्टेट्स, ठीक है, पर्टिकुलर फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल कल्चर। तो जिस जिस स्टेट में ट्राइबल कल्चर है और वो वल्नरेबल है, उनको दिया गया है। मतलब जो ट्राइबल पॉपुलेशन किसी स्टेट में वल्नरेबल है, ठीक है, वहाँ पे एजुकेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उनका कल्चरल को ये प्रोटेक्शन चाहिए, तो उनके लिए दिया गया है। कंट्रोल ओवर लैंड ओनरशिप, एम्प्लॉयमेंट प्रेफरेंस फॉर लोकल, सेल्फ गवर्नेंस इन सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, ये आ जाता है जिसका डिमांड कर रहे लद्दाख 6 शेड्यूल का, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, लेकिन इतना पावरफुल नहीं रहता। सर्टेन डिस्ट्रिक्ट सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर होता है सेल्फ गवर्नेंस, लेकिन इतना पावरफुल नहीं होता जितना 6 शेड्यूल का पावरफुल होता है। ठीक है, क्योंकि 6 शेड्यूल जो है ना डायरेक्ट प्रेसिडेंट के अंदर रहता है और गवर्नर से डायरेक्ट बात होती है। ओके, इफ एक्सटेंडेड टू लद्दाख इट कुड मीन लीगल सेफगार्ड फॉर लैंड एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑटोनॉमी इन लोकल गवर्नेंस, कल्चर प्रिजर्वेशन सिमिलर टू अदर हिल ट्राइब रीजन। ठीक है, तो ये है इसका सारांश। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अगर आर्टिकल 371, अभी क्या लास्ट है जे, उसके बाद क्या आएगा जे के बाद JHI के, ठीक है, आर्टिकल 371 जे, फिर आ जाएगा ये के आ जाएगा, यहाँ पे दे देंगे इसको, लद्दाख को दे देंगे। ठीक है, और पार्ट ऑफ पार्ट 21, पार्ट 21 का पार्ट है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। दिस आर्टिकल ग्रांट स्पेशल पावर्स टू सर्टेन स्टेट टू प्रिजर्व देयर कल्चर आइडेंटिटी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। देख लो सेम टू सेम आपको 6 शेड्यूल का मिल जा रहा है, 6 शेड्यूल में जो भी है, ठीक है, वो सेम टू सेम आपको आर्टिकल 371 में मिला जा रहा है। हालांकि उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होता, फिर भी ये अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफन ड्यू टू जोग्राफिकल ट्राइबल एंड हिस्टोरिकल रीजन। ठीक है, द इंटेंट इज टू एंश्योर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्ट लोकल कस्टम्स एंड रिसोर्सेस। ठीक है, अब ये कुछ स्टेट है, मैंने आपको 371 आर्टिकल के बारे में बता दिया कि क्यों दिया जाता है, कौन कौन से स्टेट को दिया जाता है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कीवर्ड्स कैसे याद रखना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 371A नागालैंड को दिया गया है, ये महाराष्ट्र गुजरात को दिया गया है। क्यों दिया गया है? स्पेशल रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग बैकवर्ड रीजन ऑफ दिस स्टेट, विदर्भा, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ इन गुजरात, एंश्योर इक्विटेबल डेवलपमेंट एंड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये है इसका, हाँ, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो महाराष्ट्र और गुजरात को बेसिकली विदर्भा एंड मराठवाड़ा रीजन के लिए दिया गया, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए। अगर आप सोचते हो कि
महाराष्ट्र इंडिया का सबसे रिचेस्ट स्टेट है, तो हाँ रिचेस्ट स्टेट में आता है, लेकिन उसका जो मुंबई है ना, मुंबई हो गया, ठाणे हो गया, ये वाला रीजन कुछ ज़्यादा ही अमीर है, लेकिन वहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आपने सुना होगा इंडिया में सबसे ज़्यादा फार्मर्स के डेथ का जो सबसे मतलब ये स्टेट है वो महाराष्ट्र ही है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा फार्मर्स का डेथ होता है। क्यों? इतना अमीर है, अमीर का ही नहीं है, बात वहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी का है। मुंबई कुछ ज़्यादा ही अमीर है, लेकिन जो दूसरे रीजन है, ठीक है, गढ़चिरौली वगैरह हो गया, जहाँ पे नक्सलाइट मूवमेंट ज़्यादा है, वो एरिया अंडर डेवलप है, इसीलिए दिया गया है। मराठवाड़ा और विदर्भ ये भी अंडर डेवलप रीजन है, इसीलिए महाराष्ट्र और गुजरात को दिया होगा। ए से आप याद रख सकते हैं नागालैंड, ठीक है, नागालैंड को क्यों दिया गया? जाहिर सी बात है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ओके। और ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये है 6 शेड्यूल। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AM, TM, अब ये 6 शेड्यूल में है। नागालैंड को 6 शेड्यूल का स्टेटस नहीं मिला है, तो नागालैंड को आर्टिकल 371A में डाल दिया, ठीक है। अब इससे ये क्या क्या प्रोटेक्ट कर सकता है? नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिलेटिंग टू रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस, कस्टमरी लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव, सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस, ओनरशिप ऑफ लैंड रिसोर्स अप्लाइज टू बाय द स्टेट। तो कोई भी अगर पार्लियामेंट अगर एक्ट बना रहा है तो वो डायरेक्टली नागालैंड पे ये लागू नहीं होगा जब तक वहाँ का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये नहीं कर देती, अप्रूव नहीं कर देती, ठीक है। तो ये कैसा हुआ? शेड्यूल कैसा हुआ ना, लेकिन क्या है ना, उतना पावरफुल नहीं, ये डायरेक्ट गवर्नर और प्रेसिडेंट से कनेक्ट नहीं है, ओके। 6 शेड्यूल में क्या होता है? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनता है। उस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जितना भी रिपोर्ट है ये गवर्नर प्रेसिडेंट को सबमिट करता है, फिर उसके ऊपर अलग से डिस्कशन होता है, ओके। तो ये हो गया नागालैंड। नेक्स्ट असम। अब आप सोचेंगे असम तो 6 शेड्यूल में भी है और इसमें, तो असम को इसमें क्यों रखा है? असम को इसमें क्यों रखा है? क्योंकि देखिए 6 शेड्यूल में बेसिकली आपको क्या मिल जाता है, आपको उसमें देखिए 6 शेड्यूल का इम्पैक्ट ज़्यादा है, लेकिन जो वाइडर है ना, जो मतलब ये वो कम है इसका। 6 शेड्यूल में आपको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिल जाएगा, ट्राइबल राइट्स मिल जाएगा, लैंड प्रोटेक्शन, लेकिन यहाँ पे कल्चर वगैरह मिल जाएगा। अलाउ फॉर्मेशन ऑफ अ कमिटी ऑफ असेंबली मेंबर फ्रॉम ट्राइबल एरियाज लाइक करबी, एंगलोंग, नॉर्थ चचर हिल्स टू सेफगार्ड देयर राइट्स एंड एंश्योर सेल्फ गवर्नेंस। तो आप सोचोगे यार 6 शेड्यूल में है असम, तो यहाँ पे क्यों दिया? तो इसी के लिए, क्योंकि 6 शेड्यूल जो है वो थोड़ा सा नैरो है, इम्पैक्टफुल है लेकिन थोड़ा सा नैरो, लेकिन आर्टिकल 371 थोड़ा ब्रॉडर है, ठीक है। और 6 शेड्यूल थोड़ा ज़्यादा राइट्स दे देता है, ज़्यादा इम्पैक्टफुल, मतलब अगर बात हुई तो पहले 6 शेड्यूल को देखा जाएगा, समझे। आर्टिकल 300C मणिपुर, अब मणिपुर 6 शेड्यूल में नहीं है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो मणिपुर प्रोवाइड्स हिल एरिया कमिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली टू प्रोटेक्ट देयर ट्राइबल इंटरेस्ट, कल्चर इन हिल डिस्ट्रिक्ट। द गवर्नर हैज स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर डेवलपमेंट ऑफ हिल एरियाज। तो यहाँ पे गवर्नर इंटरफेयर करता है अच्छे से। आर्टिकल डी यानी आंध्रा डी, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश बिफोर बाइफर्केशन, ये था बिफोर बाइफर्केशन। इसके बाद एक और आता है आंध्र प्रदेश आफ्टर बाइफर्केशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन द स्टेट, नाउ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्रा एंड अनंतपुर, ठीक है। अब इसमें प्रोवाइड इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन फॉर डिफरेंट रीजन स्टेट। तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। स्टिल अप्लाइज पार्शली पोस्ट बाइफर्केशन ऑफ आंध्र प्रदेश। ये आ गया ई। एफ यानी सिक्किम ले लो, कैसे? ABCDEF ऐसे याद रखना, ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरा सोर्स नहीं है, क्योंकि F वर्ड सिक्किम में है ही नहीं। आंध्रा का मैंने D ले लिया, नागालैंड का A ले लिया, ठीक है। तो इसको, तो सिक्किम को क्यों दिया? सिक्किम 6 शेड्यूल में नहीं है, इसीलिए इसको दिया गया। स्पेशल प्रोविजन प्रोटेक्शन ऑफ सिक्किम डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिटी एग्जिस्टिंग लॉ आफ्टर मर्जर विद इंडिया, एंश्योर रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट एंड अलाउस कंटिन्यूएशन ऑफ प्री मर्जर लॉ। मतलब पहले भी सिक्किम में कुछ लॉ थे, ठीक है, उसको भी लागू रखने के लिए इन लोगों ने बोला कि ठीक है, इसे अपना खुद का ऑटोनॉमी एक्सप्रेस करने के लिए इसको आर्टिकल 371 में रख दो।
जी मिजोरम, जी मिजो जो, हालांकि वो जेड से आता है लेकिन आप जी को याद रख सकते हैं, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम सिमिलर टू नागालैंड। अब मिजोरम भी 6 शेड्यूल में है, 6 शेड्यूल में है। सिमिलर टू नागालैंड पार्लियामेंट्स एक्ट डू नॉट अप्लाई टू मिजोरम रिगार्डिंग रिलीजियस प्रैक्टिस। अब इसमें देखो मैंने आपको पहले बताया 6 शेड्यूल में क्या रहता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, वो पर्टिकुलर मैंने बोला ना वो ज़्यादा वाइडर नहीं रहता है, 6 शेड्यूल ज़्यादा वाइडर नहीं है, वो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पे लागू होगा, ठीक है। उस स्टेट को पावर मिल जाता है कि वो एक डिस्ट्रिक्ट बना सके, ठीक है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। लेकिन जो 370 ये थोड़ा वाइडर है, हालांकि लेस इम्पैक्टफुल है लेकिन वाइडर है। इस पर कल्चरल हो जाएगा, लैंड हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो जाएगा, लेकिन 6 शेड्यूल में आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें और भी है, ठीक है, कस्टमरी लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, आई गेस 6 शेड्यूल में आपको मिल जाएगा एम्प्लॉयमेंट, लेकिन कस्टमरी लॉ वगैरह नहीं मिलेंगे। ओनरशिप अनलेस असेंबली एग्रीज प्रोटेक्ट मिजो कल्चर एंड ऑटोनॉमी। ओके, तो नेक्स्ट क्या देखते हैं, एच क्या आएगा, अरुणाचल, इससे मैंने याद रखा था, ठीक है, इस तरह मैंने याद रखा था। गवर्नर हैज स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉ एंड ऑर्डर एंश्योरिंग पीस ट्राइबल एरिया, रिकॉग्नाइज अरुणाचल प्रदेश यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिक्योरिटी नीड्स। देखिए अरुणाचल प्रदेश में आई थिंक और सिक्योरिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। सिक्योरिटी इन द सेंस चाइना इसको क्लेम करना चाहता है, तो हमें मुझे लगता है अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा और ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ाना, अपना फोर्सेस डिप्लॉयमेंट और इंडिया का ज़्यादा वहाँ पे प्रेजेंस बढ़ाना ज़रूरी है। तो इसीलिए इसको अच्छे खासे ये देना चाहिए। गोवा, अब इसको मैंने कैसे याद रखा है, जस्ट रट्टा मार लिया मैंने। गोवा, एंश्योर गोवास लेजिस्लेटिव असेंबली स्ट्रेंथ एटलीस्ट 30 मेंबर क्रिएटेड आफ्टर गोवा स्टेटहुड 1987। कि गोवा और अरुणाचल प्रदेश, गोवा अरुणाचल प्रदेश दोनों को एक ही टाइम पे स्टेटहुड मिला था। अरुणाचल प्रदेश 1987 से पहले यूनियन टेरिटरी था। ओके, नो स्पेशल इकोनॉमी लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बट एंश्योर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसको सिर्फ इसी के लिए दिया गया है, आर्टिकल 371 में इसीलिए रखा गया है। अब एच, ये तो हो गया ना, हाँ, तो ओके ठीक है। एक और आता है, जे भी आता है, ठीक है, जे भी आता है, तो ठीक है वो देखेंगे। अब आर्टिकल 371 किस में आता है, ये आप मुझे सॉल्व करके कमेंट में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। वेस्टर्न इंडिया, महाराष्ट्र गुजरात, वेस्टर्न में क्या महाराष्ट्र गुजरात को मिला है आर्टिकल 371 के तहत। ओके, रीजन विदर्भ एंड सौराष्ट्र। नॉर्थ ईस्ट में किसको किसको मिला है, नॉर्थ ईस्ट में अभी हमने जस्ट देखा किसको मिला है, नागालैंड को मिला है, अरुणाचल को मिला है, सिक्किम को मिला है, मिजोरम को मिला है, नागालैंड को मिला है, मणिपुर को मिला है, मेघालय को नहीं मिला है, ठीक है, मेघालय को नहीं मिला है, त्रिपुरा को नहीं मिला है, ठीक है। नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। कल्चर प्रोटेक्शन, ट्राइबल ऑटोनॉमी एंड लोकल गवर्नेंस। साउथ इंडिया में किसको मिला है, साउथ इंडिया में अपने आंध्रा को मिला है एंड हाँ जे बोले तो कर्नाटका। रीजनल इक्वालिटी, जॉब, एजुकेशन, रिजर्वेशन। वेस्टर्न कोस्ट में किसको मिला है, गोवा को मिला है। ओके, सो कंस्टिट्यूशन, अब ये वही चीज़ है जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है। एंश्योर इक्विटेबल डेवलपमेंट फॉर बैकवर्ड रीजन, ठीक है। हेल्प इंटीग्रेट सिक्किम एंड मिजोरम स्मूथली, इंडियन यूनिट्स रिस्पेक्टिंग डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। सेम टू सेम वही जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है, ठीक है। कंपैरिजन आर्टिकल 371, अभी हम क्या बात कर रहे थे कि 371 इसको मिला है, इसको 6 शेड्यूल में भी है और 371 में भी है, तो इसका बेनिफिट क्या है दोनों होना, ये भी देखेंगे, और दोनों के बीच में किसका इम्पैक्ट ज़्यादा है किसका कम वो भी यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 321 स्पेसिफिक स्टेट मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, गोवा एप्लीकेबल है, ठीक है। मतलब इनको पहले रख दिया था, अभी और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम सिर्फ इनको है। गवर्नेंस थ्रू स्टेट गवर्नर और असेंबली प्रोविजन, और ये क्या है
ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल विथ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर, ये है इसका डिफरेंस। इसमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रहता है, हेड मेन रहता है, ठीक है। और ये भी कहाँ पे है, टोटल आपको अपने इंडिया में 10 जगह पे मिल जाएगा। 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं अपने इंडिया में, ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में। पर्पस डेवलपमेंट एंड कल्चरल प्रोटेक्शन, फुल ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस विद इन स्टेट, आप देख रहे हो। ऑटोनॉमी लेवल मॉडरेट अंडर गवर्नर सुपरविजन, हाई लोकल लेजिस्लेटिव जुडिशियल पावर, हम इसी की बात कर रहे थे। तो आर्टिकल 371 के तहत लद्दाख का ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएंगे, ठीक है। रिलेवेंस टू लद्दाख, कुड ऑफर लिमिटेड प्रोटेक्शन फॉर लैंड, जॉब एंड कल्चर। 6th शेड्यूल ऑफर फुल ट्राइबल ऑटोनॉमी, स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन। बस मैंने वही बोला, इम्पैक्ट का मैंने बोला कि इम्पैक्ट ज़्यादा किसका है, मैंने वही बोला था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें इस आर्टिकल के बारे में। गवर्नमेंट प्रपोजेज मैंडेटरी लेबलिंग ऑफ AI जनरेटेड कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। आपने ये वाला इमेज देखा होगा, ठीक है। इसमें रश्मिका मंदाना का डीप फेक बनाया गया था, ठीक है। तो उसी के चक्कर में, तो उसी के लिए अभी ये न्यूज़ में आया, ठीक है। अभी और भी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर या फिर अलग अलग इनके ऊपर डीप फेक्स बनाया जा रहा है। तो यही अपने जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, हैज़ प्रपोज ड्राफ्ट अमेंडमेंट IT रूल्स 2021 में, कि अगर कोई भी, जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, उससे AI जनरेटेड वीडियो बना रहे हो, तो नीचे लिख के आएगा कि ये वीडियो AI जनरेटेड, मतलब यहाँ पे लिख के आएगा AI जनरेटेड, या फिर उस कंपनी का लोगो आ जाएगा कि ये वीडियो या फिर फोटो AI जनरेटेड है, ठीक है। ये है इसका सारांश। तो अभी हम देखेंगे कि क्या मैंडेटरी है, क्या मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। ये देखिए ओरिजिनल, डीप फेक, तो यहाँ पे साइड में 10% लिखा होगा, 10% ऑफ द सरफेस एरिया इन ऑडियो विजुअल पोस्ट, एग्जाम्पल वाटरमार्क, टैग, ओवरले, यहाँ पे लिख के आना चाहिए उस कंपनी का लोगो, या फिर लिख के आना चाहिए कि ये AI जनरेटेड है, यहाँ लिख के आना चाहिए कि AI जनरेटेड है, ठीक है। ये मैंडेटरी किया जा रहा है। AI जनरेटेड सिंथेटिक कंटेंट इंक्लूडिंग वीडियो, फोटो, ऑडियो, टेक्स्ट। अब ऑडियो में कैसे, ऑडियो में जस्ट साइड से एक बार बोल देना पड़ेगा, दिस वीडियो इज AI जनरेटेड, दिस वॉइस इज AI जनरेटेड, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। मस्ट कैरी ए क्लियर डिस्क्लोजर लेबल, AI जनरेटेड वीडियो एंड इमेज, डीप फेक्स वॉइस एंड ऑडियो क्लिप्स, AI रिटर्न टेक्स्ट, ओके। सेल्फ डिक्लेरेशन बाय यूजर, अगर यूजर नहीं कर रहा है, यूजर को सेल्फ डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हाँ ये मैं वीडियो AI जनरेट बना रहा हूँ। अगर बाय चांस वो भूल जाता है तो ये कंपनी का काम रहता है, फॉर एग्जांपल यूट्यूब, तो यूट्यूब का काम है कि बताना कि ये वीडियो AI जनरेटेड है, ठीक है। एग्जाम्पल व्हेन अपलोडिंग अ फोटो वीडियो द प्लेटफॉर्म कुड आस्क वाज दिस कंटेंट जनरेटेड अल्टर्ड यूजिंग AI, तो यस या नो में क्लिक करना है, ठीक है। प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस मैंने वही बताया कि अगर यूजर फेल हो जाता है तो उसको क्या करना पड़ेगा। स्कोप ऑफ डिस्क्लोजर अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ सिंथेटिक कंटेंट, जितने भी सिंथेटिक कंटेंट है वो सब, नॉट जस्ट हाइपर रियलिस्टिक, फोटो रियलिस्टिक मीडिया, इंक्लूड टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो जनरेटेड मॉडिफाइड यूजिंग AI, कवर फेक इमेज, पब्लिक फिगर, मैनिपुलेट स्पीच, क्योंकि आप देखते हो कि अगर किसी को बदनाम करना है तो AI जनरेटेड काम कर देता है। तो अभी इसके ऊपर लॉ लाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये किसी भी पॉलिटिकल रैली में कोई इसका आवाज़ सुनाई देगा, ठीक है। हालांकि वो AI जनरेटेड रहेगा, लेकिन किसी का भी नाम बदनाम करने के लिए ये किया जा सकता है। तो AI को अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो ये बोन है, ठीक है, ये एक वरदान है, नहीं तो फिर भाई इससे बड़ा श्राप कुछ है ही नहीं। डिस्क्लोजर मैंडेटरी अप्लाइज टू ऑल प्लेटफॉर्म अंडर IT रूल्स, वीडियो, ऑडियो, ठीक है। डिस्क्लोजर 10%, ये जस्ट हमने बात कर लिया, ठीक है, हमने इसके ऊपर बात कर लिया। पर्पस एंड इम्पोर्टेंस, पर्पस क्या है, कॉम्बैट मीन ये मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर कोई किसी के बारे में गलत इंफॉर्मेशन फैला रहा है तो उसको कॉम्बैट करने के लिए है ना, ठीक है। प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ AI मैनिपुलेशन, फेक न्यूज़, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा एंड डीप फेक कंटेंट। डीप फेक कंटेंट के बारे में हमने जस्ट स्टार्टिंग में बात किया। प्रोटेक्ट रेपुटेशन, किसी भी, मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर का ही तो उसका भी रेपुटेशन है ना,
एक जीता जागता इंसान, उसका रेपुटेशन है, ओके। तो उसी के लिए प्रिवेंट मिसयूज ऑफ इंडिविजुअल्स लाइकनेस और वॉइस थ्रू एआई इम्पर्सोनेशन, एंश्योर यूजर ट्रस्ट, व्यूअर्स कैन इजीली आइडेंटिफाई सिंथेटिक और रियल कंटेंट, ये है एंश्योर यूजर ट्रस्ट, प्रमोट रिस्पॉन्सिबल एआई, इसकी बात हो रही है। यूपीएससी में मेंस में भी आपको रिस्पॉन्सिबल एआई के ऊपर मेंस में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि व्हाट कुड बी द फैक्टर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल एआई, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल एआई के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? एथिकल कंटेंट क्रिएशन, ट्रांसपेरेंसी बाय डेवलपर एंड यूजर। नेक्स्ट, केरला पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम। अभी माना जा रहा है कि अगले नवंबर में केरला विल बी द फर्स्ट इंडियन स्टेट जो एक्सट्रीम पॉवर्टी को, एक होता है पॉवर्टी, एक एक्सट्रीम पॉवर्टी होता है दरिद्रता, उसको पूरी तरह से खत्म करने में पूरा सफल हो जाएगा। तो इसके ऊपर बात करते हैं कि क्या है गोल, टू इम्प्रूव लाइफ ऑफ दोज लिविंग इन पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग देम विथ फाइनेंशियल सपोर्ट, हाउसिंग एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। एक्सट्रीम पॉवर्टी इन दिस कंटेक्स्ट डिफाइंड एज पीपल हु income is below the poverty line and they lack access to basic needs such as shelter, food and health service। आपको पता है लास्ट 6 मंथ पहले एक न्यूज़ आया था कि नाउ केरला इज द ओनली स्टेट इन इंडिया जो कि फुल्ली पेपरलेस हो चुका है। आपको कोई भी गवर्नमेंट बॉडी में या फिर गवर्नमेंट म्यूनसिपालिटी में आपको मतलब ऑलमोस्ट सारे काम आपको ये डिजिटल वर्क ये करके मिलेगा, ऑलमोस्ट केरला में ऐसा है, ठीक है। तो केरला प्रोग्रेसिव स्टेट तो है ही, ठीक है, प्रोग्रेसिव स्टेट तो है ही, ओके। तो ये वही का बात हो रहा है, सिक्योरिंग फ्यूचर इंडिविजुअल्स, फैमिली आइडेंटिफाई एक्सट्रीम पॉवर्टी, इतने एक्सट्रीम पॉवर्टी है, मैंने नेक्स्ट पोस्ट कर दिया है कि प्रोविजन पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम 1,63,099 इंडिविजुअल्स एंड 64,006 फैमिलीज आइडेंटिफाई लिविंग इन द एक्सट्रीम पॉवर्टी। देखो, किसी भी काम को करने का सबसे बेस्ट तरीका है पहले काम को जानो कि कितना काम है, ठीक है। तो ये काम कर लिया, काम जान लिया इतने हैं, ठीक है, टारगेट कर लिया कि हम इतनों को ठीक करना है। नेक्स्ट, 21 या 200 फैमिलीज वेर प्रोवाइडेड विद द एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स such as Aadhaar card, land record, etc., making it easier for them to access government schemes and services। गवर्नमेंट के ऐसे बहुत से स्कीम्स हैं, ठीक है, जो जिनको पता है उन्होंने तो यूज़ कर लिया, उनका बेड़ा पार हो गया। जिनको नहीं पता है, जो कि मतलब अवेयर नहीं है, उनका बेड़ा गर्क हुआ है, ठीक है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको गवर्नमेंट की स्कीम का पता नहीं रहता, फिर भी कहीं ना कहीं पैसे लगाते रहते हैं, ओके। 3,913 फैमिली रिसीव न्यू हाउसेज थ्रू द प्रोजेक्ट एड्रेसिंग देयर हाउसिंग नीड्स। 1,338 फैमिली वेर प्रोवाइडेड लाइवलीहुड असिस्टेंस टू हेल्प देम सिक्योर सस्टेनेबल इनकम। वही लाइवलीहुड क्या है, वही उनको जॉब मिल गया, ठीक है, इतने को मिला। तो ऐसा टारगेट माना जा रहा है कि अगले महीने तक, नवंबर, अगले महीने की बात करें ना, नेक्स्ट नवंबर कि अगले साल के नवंबर की बात कर रहे हैं लोग। लेट मी चेक, नवंबर 1 की बात कर रहे हैं। की फीचर्स पॉवर्टी इरेडिकेशन, आइडेंटिफाई एक्सट्रीम पॉवर्टी, आइडेंटिफाई कर लिया इन्होंने, कितने हैं ये आइडेंटिफाई कर लिया। फैमिली प्रोवाइडिंग एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, ये भी कर लिया इन्होंने, आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड जो भी है कर दिया। हाउसिंग दे दिया और लाइवलीहुड सपोर्ट दे दिया, ठीक है। कितने, 1,338 फैमिली को कुछ दे दिया, स्मॉल बिजनेसेस, ठीक है। तो ये सब काम अगर करोगे तो डेफिनेटली एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म हो सकता है। तो ये सारे मतलब अगर मेंस में अगर लिखना हो तो ये पॉइंट्स लिख सकते हैं कि पहले किसी प्रॉब्लम को जानो, प्रॉब्लम को जानने को उसका समाधान निकालो। तो पहले ये प्रॉब्लम जान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या क्या एरिया है जहाँ पे काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट, मेजर, अब हमने क्या बात किया था, हमने केरला का बात किया था। अब केरला का थोड़ा मैप देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक और मैप चिपकाया था यार, कौन था, इसी को ले लेते हैं, ठीक है। तो अब केरला का हमने वो बात कर लिया, एक मैपिंग का क्वेश्चन करना जरूर रहता है।
ऐसे धीरे धीरे हम एक एक स्टेट का मैपिंग कर लेंगे ना तो बेटर रहेगा। रिवर का ठीक है, ओरिजिन, लेंथ, मेजर फीचर्स, यूजेस। पेरियार नदी कहाँ पे है, कहाँ से ओरिजिन, शिवागिरी हिल्स, इडुक्की। पेरियार कहाँ पे है, पंबा पेरियार, ये रहा पेरियार। इसी में क्या है, ये इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है ना, इसी पेरियार पे एक इडुक्की डैम है, इडुक्की डैम है जो आर्क डैम है, आर्च डैम, आर्क बोलो या आर्च डैम बोलो, ठीक है। ये एक आर्च डैम है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। लार्जेस्ट रिवर ऑफ केरला, मुल्ला पेरियार डैम हाइड्रो पावर, और एक मुल्ला पेरियार डैम भी है। मुल्ला पेरियार डैम का खास ये है कि ये डैम कंट्रोल किया जाता है तमिलनाडु की ये गवर्नमेंट से, लेकिन है कहाँ पे, केरला में है। मुल्ला पेरियार डैम ये है केरला में, लेकिन कंट्रोल करता है तमिलनाडु। कारण 1867 में या फिर 18 समथिंग अराउंड या फिर 1865 में जो महाराजा और ट्रैवनकोर थे, ट्रैवनकोर का आपको मैप पता है, ये आता है ट्रैवनकोर वाला रीजन। यहाँ के जो राजा थे, ठीक है, ये वाला ट्रैवनकोर रीजन, तो यहाँ के जो राजा थे इन्होंने ब्रिटिश को 999 साल के लिए लीज पे दे दिया था, ठीक है। उसके बाद 1975 जो अपना आज़ादी हो गया, भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद इसको जो ये एग्रीमेंट था इसको रिन्यू कर लिया। तो अभी 999 साल के लिए मुल्ला पेरियार डैम किसके पास है, तमिलनाडु के पास है, मतलब उसका हक है, लेकिन है कहाँ पे, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसीलिए केरला बार बार कंप्लेन करता है, भाई इसका चेकअप वगैरह कराओ, कहीं पे दरारें हैं, मेरा पूरा डिस्ट्रिक्ट डूब जाएगा, ठीक है। तो उसके ऊपर भारतपुजा, पोन्नानी रिवर, अन्नामलाई हिल। तो पोन्नानी रिवर कहाँ पे है, भारतपुजा, देखो जहाँ तक अन्नामलाई हिल है तो यहाँ पे होगा पंबा पुन्ना, ओके। आई गेस ये मैप पूरा अच्छे से नहीं, लेकिन आप पोन्नानी रिवर के बारे में देख लो। अन्नामलाई हिल्स, लेंथ 209 किलोमीटर, ठीक है। सेकेंड लॉन्गेस्ट कल्चरल रिवर पत्ताम्बी नेरचा, ठीक है। अब पंबा रिवर, पुलाची मलाई हिल्स, ये रहा पंबा रिवर, ये है पंबा रिवर, ठीक है। ये है क्या, पंबा रिवर, जो कि वेम्बनाड लेक में आके मिलता है। एसोसिएटेड विद सबरीमला टेम्पल, पंबा रिवर में ही सबरीमला टेम्पल है, और अभी हम सबरीमला टेम्पल के ऊपर बात भी करेंगे, ठीक है। चलाकुडी, अन्नामलाई हिल्स, अथिरापल्ली वाटरफॉल्स, हाइडल पावर प्रोजेक्ट, कल्लाड, चलियार, वालापट्टनम, ये सब आप देख सकते हो, ठीक है। कल्लाड इरिगेशन प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल एरिया कोझिकोड। तो ये सारे रिवर्स हैं ऑल ऑफ वेस्टर्न इनटू अरेबियन सी एक्सेप्ट कबिनी, भवानी ट्रिब्यूटरी। कबिनी और भवानी ये दोनों कावेरी नदी के ट्रिब्यूटरीज हैं। तो जितनी भी केरला में जो नदी है ना, ये सब अरेबियन सी में जाते हैं एक्सेप्ट कबिनी एंड भवानी, ठीक है। ये लोग कावेरी रिवर के साथ मिलके बे ऑफ बंगाल में जाते हैं। ये रहा पूरा मैप, कोच्चि, कोट्टायम, ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं मेजर पीक ऑफ केरला, अनायमुदी, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट। हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया, एराविकुलम नेशनल पार्क, ये आप देख सकते हो, ठीक है। अगस्त्यामलाई, अगस्त्यामलाई के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, ठीक है। तिरुवनंतपुरम, इतना है इसका, अगस्त्याकोडा बायोस्फीयर रिजर्व। एक्सक्यूज मी गाइस, मेरा आंख दुखने लगता है यार, ठीक है। चेम्बरा पीक, वायनाड, ट्रैकिंग एंड टूरिज्म साइट। मेसापुलिमला, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सेकेंड हाईएस्ट पीक आफ्टर अनायमुदी। तो ये आप देख सकते हो, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनरल्स का, कि केरला में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे अगर हम उड़ीसा जाएं तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पाया जाता है। अगर राजस्थान जाए, खेतरी माइंस, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा क्या, कॉपर, ठीक है। तो वहीं से वैसा ही हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, इल्मेनाइट, मोनाजाइट। ये जो मोनाजाइट है ये एक सैंड है, मोनाजाइट सैंड, ठीक है। जो थोरियम, थोरियम जो है ना, ये इसी से निकलता है। जिरकॉन, रुटाइल, थोरियम,
कोस्टल सैंड ऑफ कोल्लम अलापुजोस यूज्ड इन एटॉमिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मोनाजाइट सैंड है आपको केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु मिल जाएगा, जो कि अपना थर्ड स्टेज ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन जो है ना, थर्ड स्टेज न्यूक्लियर पावर जनरेशन कितना है, पहला आता है अपना प्लूटोनियम और यूरेनियम का, सेकेंड भी प्लूटोनियम और यूरेनियम का, थर्ड आता है थोरियम का। जिस दिन थोरियम का बन जाएगा ना, उस दिन इंडिया न्यूक्लियर पावर प्लांट थर्ड स्टेज में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगा। तो उसके लिए थोरियम बहुत इंपॉर्टेंट है और थोरियम हमारे पास है, अच्छा खासा है। अदरवाइज यूरेनियम जो है, यूरेनियम सबसे ज़्यादा किसके पास है, कजाकिस्तान के पास है। यूरेनियम सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान के पास है, सेकेंड है कनाडा के पास, फिर ऑस्ट्रेलिया के पास। ठीक है, आप ये सीक्वेंस याद रखना, जो मैं बोल रहा हूँ मेरे हर एक बोलने पे कहीं ना कहीं PYQ छुपा हुआ है। ठीक है, तो पहला आता है कजाकिस्तान, फिर आता है कनाडा, फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फिर चौथे पाँचवें नंबर पे आपको नाइजीरिया भी आ जाएगा, नाइजीरिया आता है, अंगोला, ये सब भी आता है। ओके, तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में, कन्नूर अपने केरला में जो है माइन। एल्यूमिनियम प्रोडक्शन, क्योंकि बॉक्साइट तो उसी के लिए यूज़ होता है। क्ले, एर्नाकुलम, कोट्टायम, सेरामिक एंड पेपर इंडस्ट्री। लाइमस्टोन भी है, ग्राफाइट भी है। ठीक है, ग्राफाइट एंड लैटराइट। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल पार्क्स इन केरला, कि केरला में कितने नेशनल पार्क है। ठीक है, तो एराविकुलम नेशनल पार्क, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नीलगिरी तार अपने जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु का नेशनल एनिमल, सॉरी स्टेट एनिमल है, नेशनल तो अपने इंडिया का टाइगर है। ठीक है, तो स्टेट एनिमल है नीलगिरी तार। एंडेंजर्ड अनामुदी पीक, नीलकुरिंजी ब्लूम्स एवरी 12 ईयर्स। तो ये कहाँ पे है, ये नीलकुरिंजी नीलगिरी हिल्स में है, नीलगिरी हिल्स। और जो ये इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है, ये भी नीलगिरी हिल्स से बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ पे क्या क्या आपको देखने को मिल जाएगा, नीलकुरिंजी ब्लूम्स मिल जाएगा 12 ईयर्स में। मैंने नीलकुरिंजी के ऊपर ये एक डिस्कशन किया था कि एक और है गाडुल कुरिंजी। नीलकुरिंजी सबसे ऊपर 12 साल में आता है, गडुर कुरिंजी ये 8 साल में आता है। ठीक है, नेक्स्ट पेरियार नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, इडुक्की, टाइगर एलिफेंट, पेरियार लेक मेजर इको टूरिज्म साइट। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इसको साइलेंट वैली नेशनल पार्क क्यों बोला जाता है, आप कमेंट में लिखना कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क क्यों नाम है इसका। पलक्कड़, कोर ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, लायन टेल मकाक, एवरग्रीन फॉरेस्ट। मतिकेतन शोला नेशनल पार्क, इसके ऊपर भी एक स्टोरी है। मतिकेतन नेशनल पार्क में न्यूट्रिनोस का एक ऑब्जर्वेटरी बनाया जा रहा है। क्या, न्यूट्रिनोस का ऑब्जर्वेटरी। तो जो अपना वाइल्ड लाइफ जो है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ ब्यूरो ऑफ इंडिया, उसने मना किया है मतिकेतन नेशनल पार्क में बनाने के लिए। एलिफेंट कॉरिडोर, शोल फॉरेस्ट। तो आप एक बार मतिकेतन नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा पढ़ना। ठीक है, अनामुदी शोला नेशनल पार्क, इडुक्की, मेजरली आपको इडुक्की में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन केरला, एंडेमिक फ्लोरा एंड फौना। ये है कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हालांकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उतना नहीं पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप देख सकते। हाँ, एक बार शेंडरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछा था यूपीएससी ने शेंडरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछा था कि अगस्तमलाई जो है, तो उस बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से, अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आते हैं। तो शेंडरनी आता है। ठीक है, शेंडरनी आता है। ये सब नहीं पूछा है, इडुक्की, चिनार, वायनाड में, लेकिन शेंडरनी पूछा है। तो आप इसका देख लो। ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है ये भी देख लेना। बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, देखिए इसी में पूछा जाता है, ये अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसी के अंदर आता है अपना हाई एंडेमिक फ्लोरा एंड फौना रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को इन 2016। तो यूपीएससी ने पूछा था कि अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आते हैं, कौन से नेशनल पार्क्स आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और अगस्तमलाई जो है ना बायोस्फीयर रिजर्व, ये अगर केरला का मैप है, ठीक है, केरला का मैप, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
अगस्त्यमला बायोस्फीयर यहाँ पे मिल जाएगा, समथिंग अराउंड यहाँ पे, ठीक है। कोल्लम, प्रिंथा, ये सब डिस्ट्रिक्ट में आपको कनेक्टेड मिल जाएगा, ओके। अब देखिए बैक वाटर लेक, वेम्बनाड लेक, लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, स्प्रेड अक्रॉस अलापुझा, कोट्टायम एंड एर्नाकुलम। कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट? कोट्टायम, एर्नाकुलम, अलापुझा, दिख रहा है? एर्नाकुलम, कोट्टायम, अलापुझा, 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है ये वाला वेम्बनाड लेक। इंडिया का लॉन्गेस्ट लेक है। एक मिनट, आपको दिखा ना मैं, ये देखिए एर्नाकुलम, कोट्टायम, अलापुझा, तीनों में फैला हुआ है ये। कौन सा? वेम्बनाड लेक, वेम्बनाड लेक। अलापुझा, अष्टमुडी लेक इन कोल्लम, मेजर टूरिज्म स्पॉट। सस्टम कोटा लेक, फ्रेश वाटर लेक, कोल्लम, ठीक है। पुन्नामड्डा लेक, वेन्यू फॉर नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है, ठीक है। एक स्नेक बोट होता है ना, स्नेक बोट, जिसमें पूरा, आपने मूवी देखा होगा, कौन सा मूवी है, बागी में देखा होगा ना, बागी मूवी में जो बोट रेस होता है फर्स्ट वाला, ये वैसे उसी प्रकार का बोट रेस है, ठीक है। अब देखिए एक और बात कर लेते हैं कि केरला में कितने रामसार साइट्स हैं। तो केरला में बेसिकली 3 रामसार साइट हैं। ये तीनों जो है ये केरला के रामसार साइट है, ठीक है। ये तीनों कौन कौन से? सस्टम कोटा लेक, अष्टमुडी लेक, वेम्बनाड लेक, तीनों उसके रामसार साइट्स हैं, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विजिट टू सबरीमला। एक्सक्यूज मी गाइस, लेट मी चेक द, हाँ, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विजिट टू सबरीमला। तो ये कुछ दिया हुआ है कि कहाँ गए, कैसे गए, तो ये नहीं पढ़ना है उतना, ठीक है। तो थोड़ा सा सबरीमला टेम्पल के बारे में जान लेते हैं कि अभी क्या ये सिचुएशन है, उस पर कितने साल केसेस चला, ठीक है। 1996 के अराउंड, समथिंग अराउंड, ठीक है, केस हुआ था। फिर 2018 में उसका ये आया, 2018 की 16 में आया, वो देखेंगे। तो डेटी कौन है सबरीमला में? लॉर्ड अयप्पा, लॉर्ड अयप्पा। बिलीव मतलब बिलीफ है, हालांकि और भी कुछ बिलीफ हो सकते हैं, कुछ ये मानते हो, कुछ ये मानते हो, तो अलग अलग बिलीफ हो सकते हैं। बिलीफ क्या है कि ये सन ऑफ लॉर्ड शिवा एंड मोहिनी एंड इनकारनेशन ऑफ विष्णु। जो मोहिनी रूप था भगवान विष्णु का, वो तो स्त्री का रूप था ना, स्त्री का रूप लिया था उन्होंने, ठीक है। 2 टाइम लिया था, एक टाइम भस्मासुर को मारने के लिए, दूसरा अमृत को ये राक्षसों से बचाने के लिए, ठीक है। तो ये माना जा रहा है कि ये उनके संतान है। लोकेशन सबरीमला, पठानमिट्टा डिस्ट्रिक्ट, डीप इनसाइड द पेरियार टाइगर रिजर्व, वेस्टर्न घाट। टेम्पल टाइप, वन ऑफ द लार्जेस्ट एनुअल पिलग्रिमेज सेंटर इन द वर्ल्ड। यूनिक फीचर क्या है इसका? लोकेटेड हिल टॉप, इतने ऊंचाई पे है, 1200 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे है ये, अबव द सी लेवल, एक्सेसिबल ओनली बाय फॉरेस्ट ट्रैक फ्रॉम पंपा रिवर बेस। अभी हमने थोड़ी देर पहले पंपा रिवर के बारे में पढ़ा था। कौन सी रिवर के बारे में पढ़ा था? पंपा रिवर के बारे में। ये रहा पंबा रिवर, सबरीमला टेम्पल, ठीक है। तो केरला में पढ़ा तो ये हमें थोड़ा बेनिफिट हो गया, ओके। रिचुअल पीरियड, मंडला सीजन, नवंबर से जनवरी, ओके। तो अभी ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यही है। कस्टमरी प्रैक्टिस, ट्रेडिशनली वुमेन मेंस्ट्रुएशन एज 10 से 50 साल तक नहीं आ सकते उस टेम्पल में, ठीक है। तो ये पहले मान्यता था, अभी सुप्रीम कोर्ट ने चेंज कर दिया, बोला कि कोई भी जा सकता है, ठीक है। वे रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एंटरिंग टेम्पल अंटिल 2018 सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। तो अभी कोई भी जा सकता है, ओके। सबरीमला टेम्पल हमने बात कर लिया। सबरीमला डिस्ट्रिक्ट केरला, पठानमिट्टा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, पठानमिट्टा डिस्ट्रिक्ट केरला, सिचुएटेड पेरियार टाइगर रिजर्व, वेस्टर्न घाट, ठीक है। रिवर नियर बाय पंपा रिवर, ट्रैकिंग श्राइन, ऑल्टीट्यूड ये हमने बात कर लिया। टेम्पल टाइप, हिल श्राइन, वन ऑफ द लार्जेस्ट एनुअल पिलग्रिमेज बात कर लिया हमने। मंडला हमने बात कर लिया। गवर्निंग बॉडी, ट्रैवल कॉर्ड, देवस्वम बॉडी, ये है। अब माइथोलॉजी क्या है? माइथोलॉजी ये है कि लॉर्ड अयप्पा एक सेलिबेसी है, मतलब सेलिब्रेट है, मतलब ब्रह्मचारी है।
तो वो मतलब स्त्रियों से दूरी रहना पसंद करेंगे अगर ब्रह्मचारी है तो। वर्शिप एज अ सेलिब्रेट डीटी, ब्रह्मचारी। द लेजेंड से अयप्पा वॉज बॉर्न टू डिस्ट्रॉय द डेमोनेस महिषी एंड आफ्टर विक्ट्री ही चूज टू लिव सॉलिट्यूड एट सबरीमला। महिषी को हराने के बाद लॉर्ड अयप्पा अकेले रहना पसंद करते थे, ठीक है, अकेले में रहना, सबरीमला में जाके अकेला आराम से बैठ गए, ठीक है। रिप्रेजेंट धर्मा, डिसिप्लिन एंड डिवोशन थ्रू 41 डे व्रतम ऑस्टेरिटी पीरियड फॉलोड बाय पिलग्रिमेज। द पिलग्रिमेज ओपन टू ऑल मेन बट ट्रेडिशनली विमेन ऑफ मेंस्ट्रुएटिंग एज, मतलब 10 से 50 साल की उम्र की औरतें नहीं आ सकती, सिंबलाइजिंग इज वॉस ऑफ सेलिबेसी। तो अगर किसी ने सेलिबेसी का वो लिया हुआ है, ठीक है, तो उसकी रिस्पेक्ट क्या करो। ये तो ऐसा हो गया कि फॉर एग्जांपल आप मेरे घर में नहीं आ सकते, कोई बोलेगा नहीं मैं ज़बरदस्ती आऊँगा, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का राइट है तो मैं ज़बरदस्ती आऊँगा, तो किसी के कल्चर का रिस्पेक्ट किया करो, ठीक है। पिलग्रिमेज बात ये हमने जस्ट डिस्कस कर लिया। अ डबल कंपार्टमेंट बैग कैरी डिवोटी ऑफरिंग वृतम, तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं, यूपीएससी नहीं पूछेगा ये सब। हाँ, ये यूपीएससी पूछ सकता है। यूपीएससी पूछेगा कैसे? इन द फॉर्म ऑफ मेंस में पूछा जा सकता है। इशू बैन ऑन एंट्री ऑफ वुमेन एज 15, सुप्रीम कोर्ट 5 जज बेंच अलाउड एंट्री ऑफ वुमेन ऑफ ऑल एजेस डिक्लेयरिंग प्रैक्टिस ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हर साल की, हर एज की औरतें जा सकती है, ठीक है। ये क्यों होता पता है? कुछ एक्टिविस्ट, फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट बोले कि नहीं हमारा हक है। अरे भाई अगर टूरिस्ट के लिए जाना तो कहीं और जाओ, है कि नहीं। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो इसका आगे हम क्या बोल सकते हैं भाई। कॉन्स्टिट्यूशनल बाइसेस, आर्टिकल 14 इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के अपना जजमेंट दिया है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। की प्रिंसिपल एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट, कोर्ट सेड एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन इज नॉट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। तो की प्रिंसिपल क्या था? एसेंशियल रिलीजन प्रैक्टिस, क्या वो ज़रूरी है, ठीक है। अगर ज़रूरी है, उसके बिना काम नहीं चल सकता, तो उसको वैसे रहने दो, ठीक है। ऐसा है। सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट, मल्टीपल रिव्यू पिटिशन फाइल्ड, केस रेफर टू अ लार्जर बेंच, 9 जज बेंच टू डिफाइन द स्कोप ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। करंट स्टेटस क्या है इसका? करंट स्टेटस वही है कि कोई भी आ जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट वहाँ के विमेंस में इतना ये है कि नहीं, जब उनका सेलिबेसी है, ये है, तो हम नहीं जाएंगे, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जी क्यों गई? यहाँ पे क्या लिखा है? 10 से 50 साल तक। द्रौपदी मुर्मू जी कितने साल की हैं? अपने प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट 67 की, तो उन्हें कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड प्लान टू क्रिएट 5 किलोमीटर वाइड ग्रेट ग्रीन वॉल अलॉन्ग इट्स 1053 किलोमीटर कोस्टलाइन बाय 2030 रीजन फ्रॉम क्लाइमेट इंड्यूस्ड कोस्टल थ्रेट्स इंक्लूडिंग सी इरोशन, साइक्लोन्स एंड हैबिटेट लॉस। ठीक है, साइक्लोन से बचने के लिए ओडिशा ने सबसे बेस्ट प्लान बनाया है, ठीक है। मैंग्रोव्स का प्लांटिंग हो गया, तो यहाँ पे ग्रीन मतलब ग्रेट ग्रीन वॉल। अब ऐसे ही बहुत से दुनिया में अलग अलग जगह पे भी है ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। आपको सऊदी अरेबिया में मिल जाएगा, आपको अफ्रीका में मिल जाएगा। ये चाहते हैं कि एरिडिफिकेशन, डेसर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन इनको काउंटर किया जाए, ताकि जो डेसर्टिफिकेशन और ना फैल जाए, वरना दुनिया में सिर्फ रेत और रेत रहेंगे, ठीक है। सॉइल का प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा, तो उसके लिए ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव एक अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है। बैकग्राउंड एंड नीड, कोस्टल वल्नरेबिलिटी, ये सब वही है, सेकंड लॉन्गेस्ट आफ्टर गुजरात। द कोस्ट इज हाईली प्रोन टू साइक्लोन, स्टॉर्म सर्ज, राइजिंग लेवल, कोस्टल डिस्ट्रॉइंग लाइवलीहुड, एग्रीकल्चर लैंड, तो इसी के लिए बनाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट नेल्लोर, कृष्णा, गुंटूर, ईस्ट वेस्ट गोदावरी, विशाखापट्टनम एंड श्रीकुलम। तो ये है ग्रेट ग्रीन वॉल। अब ये है कि लोकेशन कहाँ पे, हमने बात कर लिया। पर्पस क्या है? अडेप्टेशन, लाइवलीहुड, प्रोटेक्शन, इकोसिस्टम, कोस्टल, मैंग्रोव स्किल, इतना बनाया जा रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पे ये है कंपैरिजन इंडिया ग्रेट ग्रीन वॉल, इंडिया का ग्रेट ग्रीन वॉल से डिस्कस किया जा रहा है। तो इंडिया का ग्रेट ग्रीन वॉल कौन सा है? नेशनल ग्रेट ग्रीन वॉल बिटवीन अरवली एंड सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज कहाँ पे है?
आप कमेंट में करोगे सतपुरा, विंध्या, कैमूर, महादेव, ठीक है, महादेव रेंज, माइकाल रेंज, ये कहाँ कहाँ पे आप कमेंट में लिखो, ठीक है, कमेंट में लिखो कहाँ पे है। डेजर्टिफिकेशन कंट्रोल, एरिड सेमी एरिड 1400 किलोमीटर। नेक्स्ट, अभी देखिए सऊदी अरेबिया हैज अनाउंस मेजर एनवायरमेंटल रिस्टोरेशन एंड क्लाइमेट रिसिलियंस। सिर्फ सऊदी अरेबिया में, इवन यहाँ पे भी बात किया जा रहा है, जो साहिल रीजन है ना, यहाँ पे भी ग्रेट ग्रीन वॉल का बात किया जा रहा है। मतलब वहाँ पे प्लांटेशन करेंगे, ग्रीन प्लांटेशन, मैंग्रोव्स लगाएंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अच्छा खासा, मतलब जो साहिल रीजन है ये मोस्टली एरिड जोन है, ठीक है, सूखा बंजर जमीन, तो इसको अगर अच्छे से कर दिया, हालांकि इसका अलग डिमेरिट्स है कि यहाँ से फॉस्फेट से भरा हुआ जो सॉइल है ये अमेज़न जाता है, वहाँ पे फॉस्फेट देता है, तो अलग अलग थियरीज हैं, ठीक है। तो बेसिकली अलग अलग जगह पे ग्रेट ग्रीन वॉल का बात किया जा रहा है। सऊदी अरेबिया में बात किया जा रहा है, ये अफ्रीका के लिए बात किया जा रहा है कि अफ्रीका को ऐसा से ऐसा बनाएंगे, ठीक है, वो भी इस रीजन को, साहिल वाले रीजन को, जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, बहुत कम क्या होती नहीं है, ठीक है। अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर प्लान टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, क्लाइमेट चेंज एंड डस्ट स्टॉर्म व्हाइल एनहांसिंग बायोडाइवर्सिटी लाइवलीहुड सस्टेनेबल अक्रॉस अरेबियन पेनिनसुला। ओके, geographic environment context, Saudi Arabia is the largest country, Arabian Peninsula one of the most rigid, 90% desert, semi desert, हम सऊदी अरेबिया की बात कर रहे हैं। तो वेजिटेशन एंड कवर इंक्रीजिंग डस्ट स्टॉर्म ड्यू टू ओवरग्रेजिंग बहुत होता है, ऊँट बहुत है ना वहाँ पे, ऊँट, अर्बन एक्सपेंशन, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, लोअर रेनफॉल, और जो अपना सऊदी अरेबिया वहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होता है, ना के बराबर। डस्ट स्टॉर्म कॉज सऊदी अरेबिया एनुअली, वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट, डस्ट स्टॉर्म कॉज सऊदी अरेबिया इतना नुकसान करता है एनुअली। राइजिंग डेजर्ट टेम्परेचर, सैंड एनक्रोचमेंट थ्रेटन्स सिटीज, एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन हेल्थ। ओके, एक्सक्यूज मी गाइस, तो हम कहाँ बात करते हैं, सऊदी अरेबिया की बात कर रहे थे, ठीक है। तो फीचर क्या है ग्रीन इनिशिएटिव का, फीचर क्या है, अनाउंस्ड इन मार्च, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान प्रपोज टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जो मैंने आपको बताया डेजर्टिफिकेशन, एरिडिफिकेशन को कम्बैट, एनहांस कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, इम्प्रूव एयर क्वालिटी, स्केल 7000 किलोमीटर, 15 किलोमीटर वाइड, सोच लो 15 किलोमीटर वाइड बहुत ज़्यादा होता है, 15 किलोमीटर वाइड, ग्रीन बेल्ट अक्रॉस नॉर्थर्न सऊदी अरेबिया, टोटल ट्री प्लांट 10 बिलियन ट्रीज इन सऊदी अरेबिया एज अ पार्ट ऑफ, ठीक है, रीजनल इंटीग्रेशन, पार्ट ऑफ ब्रॉडर मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव, 50 बिलियन ट्रीज अक्रॉस रीजन, टाइमलाइन 2030 तक कंप्लीट करने का टारगेट लिया है, बट चांसेस कम है क्योंकि अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ ना अच्छे से, इसीलिए। क्यों, कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन के लिए, रिड्यूस डस्ट स्टॉर्म, क्योंकि धूल बहुत उड़ते हैं वहाँ पे, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, एनहांस वाटर एफिशिएंसी, बायोडाइवर्सिटी रिस्टोरेशन, अर्बन ग्रीनिंग, बस उसी का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो इसी के लिए ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव को प्रमोट किया जा रहा है। हालांकि ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव को मतलब ये सब एरिया में प्रमोट करना भी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कब तक ये होता है, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं, कसावा कंटेक्स्ट, क्रॉप अफेक्टेड कसावा ऑल्सो कॉल्ड टपोइका और कप्पा इन केरला रीजन, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी टुगेदर अकाउंट ओवर 90% ऑफ इंडियाज टपोइका प्रोडक्शन। कल्टीवेशन एरिया, आपको पता है ना टपोइका क्या होता है, आपको इमेज बताता हूँ, ठीक है। देखो पता चला क्या होता है टपोइका, क्योंकि ये जो बोला जाता है ना शकरकंदी, ठीक है, शकरकंदी जैसा दिखता है ये, पर होता नहीं है, वो शकरकंदी होता नहीं है। इसको मतलब रीजनल लैंग्वेज को दूधा आरू बोलते हैं, झारखंड बिहार में इसको दूधा आरू बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जा रही है स्टार्च फूड इंग्रेडिएंट derived from the Maniho descendant cassava plant root. It is staple food in many parts of world, particularly South America, Africa, Southeast Asia.
Or it is proper extract starch can also sold as flour, pulse and flakes. ग्लूटेन फ्री फ्लोर, डेजर्ट्स एंड ड्रिंक्स कोटिंग। तो ये स्टेपल फूड है, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है फॉर स्टार्च, सैगो, बायो इथेनॉल इससे बन सकता है, ठीक है। एनिमल फीड यूएसड 2 मिलियन एनुअली बिफोर द पेस्ट आउटब्रेक। एक्सपोर्ट वैल्यू इंडिया पहले इसको बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करता था, 200 मिलियन एनुअली। यील्ड एवरेज प्री 35 टन्स वर्ल्ड एवरेज, ओके। तो ये सब उसके कुछ ये हैं, ओके। तो ये आप देख सकते हो। फर्स्ट डिटेक्टेड त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट केरला, ओरिजिन यहाँ पे स्प्रेड विद इन ईयर, स्प्रेड टू दिस मच एरिया। डैमेज फीड्स ऑन प्लांट सैप कॉज लीफ कर्लिंग स्टंटेड ग्रोथ पुअर ट्यूबर, यील्ड कोलैप्स ड्रॉप, ठीक है। चैलेंज नो नेटिव प्रेडिटर्स, केमिकल कंट्रोल वॉज अनसस्टेनेबल एंड इकोलॉजिकली रिस्की। सो नेक्स्ट बात करेंगे हीरो इंसेक्ट, मतलब ये उसी का है, ठीक है। अब देखिए बेसिकली हम इस आर्टिकल को भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि उस आर्टिकल में कुछ जो पेज है ना वो मिस हो चुके थे। जो मैं पेज ढूंढ रहा था वो पेज मिस हो चुके हैं, ठीक है। तो उस आर्टिकल को हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने कितने पेज डाले थे, हाँ, इसके बाद 3 पेज और है वो मिस हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे, क्योंकि मैंने उसमें कुछ इमेजेस वगैरह डाले थे तो जिसको मैं बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाता, जो इमेजेस वगैरह थे तो उसको मैं बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाता। तो हालांकि ये वाला आर्टिकल अब डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कंटेक्स्ट इंडिया एंड द ग्लोबल ऑयल मार्केट, ये न्यूज़ में क्यों है? इंडिया इज द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर, मेकिंग इट हाईली सेंसिटिव टू ग्लोबल क्रूड प्राइस मूवमेंट। दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूसर है। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है चाइना, लेकिन चाइना ने भी कट कर दिया है धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ पे ईवी बैटरीज बढ़ गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक जो है ना व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ये बढ़ गए। करंट बैटल इज बिटवीन ओपेक एंड लीडिंग प्रोड्यूसर इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, रशिया एंड नॉन ओपेक प्रोड्यूसर है यूएस, कनाडा, ब्राज़ील, गुयाना, अर्जेंटीना। ये नॉन ओपेक कंट्री है, ठीक है। ओपेक प्लस नॉन ओपेक कंट्री, ओके, with consumers increasing influencing the market. Crude oil is not only energy commodity but also a financial lubricant with daily global trade 3 बिलियन का डेली ट्रेड होता है। Any disruption global supply demand balance directly impact India's import bill. इसका क्योंकि देखिए इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल है। कहाँ से सबसे ज़्यादा? अभी फिलहाल तो रशिया से खरीद रहा है, क्योंकि रशिया डिस्काउंट प्राइस पे ऑफर कर रहा है, तो ठीक है, सबसे ज़्यादा रशिया से खरीद रहा है। फिजिकल डिफिसिट, इन्फ्लेशन बढ़ा देगा अगर इसके प्राइस में हेरा फेरी हुई थी, क्योंकि इंडिया सबसे ज़्यादा परचेस मतलब बायर है क्रूड ऑयल का, ठीक है। और उसी को फिर रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल ये सब बना के बेचता है, इवन एक्सपोर्ट भी करता है, ठीक है। सप्लाई साइड ओपेक अनवाइंडिंग कोविड एरा प्रोडक्शन 3.1 मिलियन बैरल पर डे, ठीक है। ये क्या है? मिलियन बैरल पर डे। आपको पता है एक बैरल में कितना लीटर होता है? एक बैरल में कितना लीटर होता है? तो एक बैरल में होता है 157 लीटर। तो सोचो 3.1 मिलियन बैरल और एक बैरल में 157 लीटर, तो सोच रहे कितना प्रोडक्शन होता है। हाईएस्ट आउटपुट फ्रॉम यूएस, कनाडा, ब्राजील, गुयाना, अर्जेंटीना, रिजल्टिंग सप्लाई ओवरहैंग विच इज ड्रिवन ब्रेंट क्रूड प्राइस डाउन 16 सिंस द स्टार्ट ऑफ 2025। इसका प्राइस गिरा है, क्यों? बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। रशिया तो प्रोड्यूस कर ही रहा है और डिस्काउंट प्राइस से बेच ही रहा है, ठीक है। डिमांड साइड ओपेक ओईसीडी कंट्रीज शो स्टैग्नेशन ड्यू टू इकोनॉमिक स्लो डाउन, ईवी एडॉप्शन एंड क्लाइमेट। अब जो डिमांड साइड है, डिमांड कम हो रहा है। डिमांड कम क्यों हो रहा है? चाइना जो है ईवी में जा रहा है, यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज से क्या होता है? सीबैन का टैक्स होता है, प्लस यूरोपियन कंट्रीज भी अभी ईवी बैटरीज,
ईवी बैटरीज की तरफ, नेट ज़ीरो एमिशन की तरफ बढ़ना चाहती है, तो ऑयल का जो कंजम्पशन है उसको कट करना चाहती है। तो डिमांड साइड क्या हो रहा है, घट रहा है, प्रोडक्शन साइड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सप्लाई साइड ओवरहैंग विच इज ड्रिवन बाय ब्रेंट क्रूड प्राइस डाउन बाय 16% सिंस स्टार्ट ऑफ 2025। चाइना द लार्जेस्ट इंपोर्टर सीज डिमांड कॉन्स्टेंट बाय इकोनॉमिक स्लोडाउन, चाइना में भी इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ है अभी, ठीक है। एंड ईवी ग्रोथ, चाइना में भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल तो बढ़ ही रहा है ना, तो जब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो ऑयल का डिमांड है कम हो जाएगा। क्यों, ऑयल की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, फिर नहीं पड़ेगी ना। तो इसीलिए सऊदी अरेबिया, ईरान, कतर, यूएई, स्पेसिफिकली यूएई अपना डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम देख रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हो कि यूएई जो है ना मेजरली टूरिज्म पे फोकस करना चाह रहा है। क्यों, उसको पता है कि एक दिन ऑयल ख़त्म हो जाएगा और शुरू हो चुका है। उसको पता है कि एक दिन ऑयल का डिमांड खत्म हो जाएगा, दुनिया में हर जगह ग्रीन और नेट ज़ीरो एमिशन ईवी व्हीकल्स चलेगा, तो ऑयल का डिमांड कम हो जाएगा, तो उसे दूसरे सोर्स ऑफ इनकम पे फोकस करना पड़ेगा। इसीलिए यूएई, सऊदी अरेबिया अब टूरिज्म पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो ईवी इज नाउ 50% व्हीकल सेल, 50% व्हीकल सेल है चाइना में। 20 एक्सपेक्टेड ग्लोबल क्रूड डिमांड 1.3 million barrel per day growth, only fraction from OECD countries. Implication for India, reduce import bill, अगर प्राइस कम हुआ तो क्या होगा, यही होगा, लोअर प्राइस reduce 137 billion oil import expenditure, improving the current account deficit। अगर ये पूरा प्राइस कम हो तो इंडिया को इतना फ़ायदा हो सकता है। 137 बिलियन ऑयल इंपोर्ट, मतलब ऑल टाइम के लिए, ये नहीं कि एक ही साल का, ऑल टाइम के लिए इंडिया बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है। ईच $1 ड्रॉप ऑयल प्राइस रिड्यूसेस डेफिसिट बाय 1.6 बिलियन। ईच $1 ड्रॉप देख रहे हो। लोअर इन्फ्लेशन एंड सब्सिडी बर्डन, सेविंग फ्यूल सब्सिडी कैन बी रीडायरेक्टेड टू कैपिटल एक्सपेंडिचर बूस्टिंग ग्रोथ, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट, पोटेंशियल रिस्क, एक्सटर्नल डिमांड स्लोडाउन, वीक रेमिटेंस, एक्सपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये सब आप मेंस के लिए लिख सकते हो, इसका ये नहीं है। अब देखिए, आप मुद्दे की बात देखते हैं, ये बात करते हैं कि दुनिया में कहाँ कहाँ पे सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व्स है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए ऑयल रिजर्व्स के ऊपर, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पे कौन सा ऑयल रिजर्व्स है। कंट्री, तो वेनेजुएला में कौन सा ऑयल रिजर्व है, प्रूवन ऑयल रिजर्व 303। दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व वेनेजुएला में है। यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन आया था, 2023 में 24 में आया था, शायद से 24 है ना, हाँ 24। यूपीएससी 2024 में था क्या, लेट मी चेक। हाँ, वेनेजुएला, डायरेक्ट गूगल है तो तुरंत देखने का। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन है, ठीक है। कब था क्वेश्चन 2000, यहाँ पे डेट नहीं दिया यार, कब था क्वेश्चन, 2000 आगे 2024 का है शायद से, 2024 या 23 का है ना, 24 मान लेते हैं, ठीक है, 24, ये 2024 का। तो ये क्वेश्चन था, वेनेजुएला हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व, तो ये क्या है, सही है। Venezuela has achieved a rapid recovery from its economic crisis, succeeded in preventing its people from fleeing, emigrating to other countries। ये नहीं हुआ है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी, 1 इज इनकरेक्ट, बी इज करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो क्या पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व कहाँ पे है, वेनेजुएला में, तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा रिजर्व है 303 प्रूवन रिजर्व, बिलियन बैरल्स, 303 बिलियन बैरल्स, ये हो गया ना। कौन सा बेल्ट है, ओरिनिको बेल्ट, हैवी क्रूड ऑयल। ओरिनिको पता है ना, ओरिनिको जो एक अपना मैराकैबो है, लेक मैराकैबो, उसी के जस्ट बगल में ओरिनिको रिवर है। मैप दिखाता हूँ, ओरिनिको बेल्ट, मे भी स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, ये रहा ओरिनिको बेल्ट, ये इमेज ये ना,
ये रहा ऑर्गेनिको बेल्ट। यहाँ पे आता है लेक मैराकाइबो आता है, ये है ऑर्गेनिको बेल्ट। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो ऑयल रिजर्व है यहीं पे है। नेक्स्ट आता है सऊदी अरेबिया, सेकेंड नंबर पे ऑयल रिजर्व सबसे ज़्यादा। गवाहर फील्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फील्ड है, लेकिन रिजर्व कहाँ पे, यहाँ पे। लेकिन सबसे ज़्यादा फील्ड जो है, सबसे बड़ा फील्ड, ठीक है, उस फील्ड में रिजर्व कम है, लेकिन फील्ड सबसे बड़ा सऊदी अरब का गवाहर फील्ड। कनाडा में भी है, कनाडा भी है। 168 एल्बर्टा ऑयल सैंड, एल्बर्टा ऑयल सैंड ईरान में है, मेनली इन द साउथ वेस्टर्न खुजिस्तान। इराक में है। इंडिया पहले इराक से बहुत ऑयल खरीदता था, रशिया से पहले सबसे ज़्यादा इराक से खरीदता था। कुवैत में है, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो आप ये देख सकते हो, ठीक है, बुर्गन फील्ड कहाँ पे, कुवैत में। ओके, तो आप इसको देख सकते हो, और ये और भी लिस्ट है, आप इसको भी देख सकते हो, ठीक है। नाइजर डेल्टा, नाइजीरिया, तेंजिंग, कजाकिस्तान, ठीक है, आप ये देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं टैपिंग शाइन ऑन द सोलर इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया मस्ट टैप अ सप्लायर ऑफ सोलर पावर सस्टेन इंडिया। अब यहाँ पे बता रहा है इंडिया का सोलर कैपेसिटी बता रहा है कि इंडिया एक सप्लायर के तौर पे काम कर सकता है। जो सोलर मॉड्यूल्स होते हैं ना, सोलर मॉड्यूल्स, ये वाले जो सोलर पैनल्स होते हैं, तो इंडिया ये सोलर पैनल्स बना के बेच सकता है। हालांकि इंडिया ने बेचा भी है, लेकिन चाइना इससे वे अहेड है। चाइना लास्ट टाइम 236, मैं बताता हूँ बाद में, तो इंक्रीज, हाँ यहीं पे क्या चाइना। लेट्स India successfully developed domestic solar power industry with cost falling below coal around 2017, catalyzing private investment. सोलर जनरेशन, इतना हम सोलर जनरेट कर रहे हैं, अभी इंडिया सोलर जनरेट कर रहा है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के ये उतना जनरेट कर रहा है। अभी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना है, थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबली, सरपासिंग जापान। जापान को सरपास किया, बिहाइंड ओनली चाइना एंड यूएसए। यूएसए तो हर चीज़ में देखो यार सबसे आगे है, ये टेक्नोलॉजी इनोवेशन यूएसए में बहुत है। इंक्रीज 2 गीगावाट 2014 टू 100 गीगावाट 2025। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, ठीक है, थियोरेटिकल प्रोड्यूसिंग 85 गीगावाट, थियोरेटिकल थ्रू एफिशिएंट प्रोडक्शन इज 85 गीगावाट। इंस्टॉल्ड डोमेस्टिक कैपेसिटी 117 गीगावाट इंस्टॉल्ड है, और प्रोडक्शन कितना होता है 108 गीगावाट प्रोड्यूस होता है, और इतना इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। सितंबर लेटेस्ट डाटा है, इंडिया मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड बोथ जनरेशन डोमेस्टिक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशिंग इटसेल्फ एज अ ग्लोबल प्लेयर। मतलब जो सोलर पैनल है, ठीक है, वो हमने इंडिया में बनाना शुरू किया, ठीक है। एक होता है ना प्रोवोस्काइट, ठीक है, वो एक एलिमेंट होता है जिससे बनता है प्रोवोस्काइट, ठीक है। क्लाइमेट कमिटमेंट कैपेसिटी टारगेट इंडिया 2030 टारगेट 50% पावर फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल। जो हमारा 2030 का पेरिस डील है उसी के बारे में बात हो रहा है। गीगावाट एक्सपेक्टेड फ्रॉम सोलार, ऑफ विच 250 to 280 गीगावाट एक्सपेक्टेड फ्रॉम सोलार, ठीक है। 250 एक्सपेक्टेड है, कब तक, 2030 तक। हमारा अभी कहाँ तक पहुँच गया, 117, ठीक है। टू मीट टारगेट इंडिया मस्ट ऐड 30 गीगावाट एनुअली अंटिल 2030। हर साल इसको 30 गीगावाट एनुअली ऐड करना पड़ेगा। रिसेंट अचीवमेंट ओनली 17 to 23 गीगावाट एडेड एनुअली, अभी खाली 17 है, जबकि हमें कितना ऐड करना है 30, ठीक है। चैलेंज इंडिया करंट एडिशन रेट इनसफिशिएंट टू मीट गोल, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम ये आता है कि इंडिया तो ग्रो कर रहा है, चाइना उससे वे बियॉन्ड ग्रो कर रहा है। तो इंडिया को आर्टिकल उसी बारे में कि इंडिया कैसे चाइना को ओवरटेक कर सकता है। तो वहाँ पर बताया चाइना का लार्जेस्ट स्केल है, बहुत ज़्यादा ये करता है, बनाता है, कंट्रोल ओवर रॉ मटेरियल, इसके पास एबंडेंस ऑफ मिनरल्स है, ठीक है। जर्मेनियम हो गया, और भी कोबाल्ट, लिथियम, एबंडेंट रिजर्व है, इसलिए वो अच्छे से बना पाता है, कम पैसे में बना पाता है, सुपीरियर प्रोडक्शन लाइन। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इंडिया एक्सपोर्टेड 4 गीगावाट टू द यूएस 2024। टेम्पररी एडवांटेज ड्यू टू यूएस रेस्ट्रिक्शन ऑन चाइनीज मॉड्यूल। ये 4 गीगावाट क्यों मंगाया था यूएस ने, क्योंकि वो चाइना से नहीं ले रहा था कि हम तुमसे एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ये इंपोर्ट नहीं करेंगे, इसीलिए बढ़ा था।
अदरवाइज चाइना कितना 236 गीगावाट एक्सपोर्ट करता था, ठीक है। फार बिहाइंड ग्लोबल मार्केट, विदाउट न्यू मार्केट, देखो हमें मार्केट एक्सप्लोर करना पड़ेगा, जैसे सिर्फ अमेरिका नहीं, हमें अफ्रीकन कंट्रीज देखना पड़ेगा, यूरोपियन कंट्रीज देखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कुछ सोलर पावर प्लांट है अपने इंडिया में, ठीक है। इसके ऊपर यूपीएससी ने 2023 में क्वेश्चन पूछा था, 2023 में क्वेश्चन पूछा था कि अपने इंडिया में सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ पे है, तो ऑप्शन में था तेलंगाना था शायद से, ठीक है। तो तेलंगाना नहीं है, क्या है, राजस्थान है, भादला सोलर पार्क, ठीक है, ये पूछा था। तो पावागढ़ सोलर पार्क कहाँ पे है, कर्नाटका में है, ठीक है। कुरनूल कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर मध्य प्रदेश में है। एनपी कुंटा सोलर पार्क कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। चरणका सोलर पार्क गुजरात में है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये लिस्ट है, आप ये लिस्ट देख सकते हो। भाडला सोलर पार्क राजस्थान, करंटली द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। पावागढ़ सोलर पार्क इज सिग्निफिकेंट टू बीइंग द लार्जेस्ट स्केल गवर्नमेंट सपोर्टेड प्रोजेक्ट इन कर्नाटका। पावागढ़ कहाँ पे है, कर्नाटका। मेनी लार्ज स्केल पार्क राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका ड्यू टू हाई सोलर इंसोलेशन अवेलेबल लैंड, ठीक है। तो ये सब कुछ है इंपॉर्टेंट जिसको आप देख सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, आज का ये हमारा द हिंदू यहीं पे ख़त्म होता है। बोलते बोलते एक्चुअली मेरा गला सूख गया है, ठीक है। तो धन्यवाद, ठीक है।